Assalamualaikum. Our next topic from the respiratory medicine is about the sarcoidosis. So, sarcoidosis is a disease involving the abnormal collections of inflammatory cells that form lumps known as granuloma. जैसे ट्यूबरक्लोसिस हमने डिस्कस किया और उसमें हमने देखा कि ग्रैनुलोमा बन जाता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं. जस्ट लाइक दैट सार्कोइडोसिस में जो है वो यही होता है. एंड इट इज़ अ रेयर कंडीशन दैट कॉजेज स्मॉल पैचेस ऑफ रेड एंड स्वॉलन टिश्यू कॉल्ड एज ग्रैनुलोमास. तो ये बन जाते हैं और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स में ग्रैनुलोमास बने हुए हैं, ये समझ लें आप, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वाले. एंड ज़्यादातर ये लंग्स एंड स्किन को अफेक्ट करते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि सार्कोइडोसिस जो है ये लंग्स के साथ साथ स्किन को इन्वॉल्व करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका. Symptoms of sarcoidosis depend on which organs are affected, but typically include the tender red bumps on the skin and shortness of breath. तो ये आपने याद रखना है कि स्किन के ऊपर जो है वो चेंजेस आती हैं और लंग्स में चेंजेस आती हैं. है क्या है? ग्रैनुलोमास बनते हैं. कौन सी चीज़ के? इन्फ्लामेटरी सेल्स के. किस में बनते हैं? ऑर्गन्स में. ठीक हो गया. सार्कोइडोसिस की थोड़ी समझ आई कि ग्रैनुलोमास याद रखने हैं और लंग्स एंड स्किन याद रखना है. देन हम बात करते हैं एक सिनेरियो की. तो ये कैप्लान का है कि 27 years old women comes to your office. और अब वो क्या है? पेनफुल एरिथमेटिस पैप्यूल्स बने हुए हैं उसकी. वो बता रही है कि कल बने हैं, अभी बहुत दर्द कर रहे हैं. शी हैज़ नो अदर कंप्लेंट्स एक्सेप्ट जॉइंट स्वेलिंग. मतलब उसके जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हुए हैं और पेन जो है वो 3 दिन पहले शुरू हुई थी. फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या हमें नज़र आया कि लो ग्रेड फीवर है, मतलब कि कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन चल रहा है. ठीक है. और सिमेट्रिकल स्वेलिंग ऑफ द नीज़, मतलब जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है और वो सिमेट्रिकल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं. PIP प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट है और मेटाकार्पुलोफ्लेंशियल जॉइंट्स हैं, वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं. और वेल डिमार्केटेड पैप्यूल्स नज़र आ रहे हैं लेग्स के आगे वाले हिस्से में. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन कंफर्मिंग द लाइकली डायग्नोसिस? सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन की सार्कोइडोसिस. तो थोड़ी समझ आई ऊपर वाले सिनेरियो में कि एक तो आपको स्किन की मैनिफेस्टेशंस मिल रही थी और दूसरी जॉइंट्स की मिल रही थी और लंग्स की जो है वो आपने याद रखनी है. तो सार्कोइडोसिस इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़. तो सबसे पहले क्या है? सिस्टमिक डिजीज़. जैसे हमने बात की कि डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के इन्वॉल्व होंगे ग्रैनुलोमास में ऑफ अननोन कॉज का हमें नहीं पता. करेक्टराइज्ड हिस्टोलॉजिकली. तो पता कैसे चलेगा? हमें हिस्टोलॉजिकली पता चलेगा इसका कि प्रेजेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास इन द लंग एंड अदर ऑर्गन्स. TB और सार्कोइडोसिस में यही डिफरेंस है कि TB में जो है वो कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे आपको. सिस्टमिक डिजीज़ है और ये ग्रैनुलोमास आपको लंग्स एंड स्किन में और दूसरे ऑर्गन्स में लाइक जॉइंट्स के अंदर इस तरह से आपको मिलेंगे. ठीक हो गया. डेफिनेशन की समझ आई. सार्कोइडोसिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इमेज बना आपके माइंड में कि व्हाट इज़ सार्कोइडोसिस. अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी टाइम तो व्हाट इज़ सार्कोइडोसिस, तो आपके माइंड में आना चाहिए ग्रैनुलोमास, लंग्स, स्किन, जॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, प्रेवलेंस क्या है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सार्कोइडोसिस जो है वो ब्लैक्स में होती है और पेशेंट की एज जो है दैट इज़ 20 to 40 ईयर्स के अंदर. तो ये हमारा डेविडसन की एक पिक्चर है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि लेक्राइमल ग्लैंड को देखें क्या हो रहा है, वो भी इनलार्ज कर रहा है. फिर पैरोटिड ग्लैंड को देखें, इनलार्ज कर रहा है. देन आप देखें मैं अगर आपको पूछूं कि क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो रही हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ग्रेनुलोमेटस लिवर डिजीज़ है और फिर फ्लेंजियल बोन सिस्ट्स हैं, फिर स्किन प्लेक्स एंड नोड्यूल्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्कार्स है. फिर जॉइंट्स में देखें आर्थ्रोपैथीज़ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है. फिर नीचे देखें कि मोनोन्यूराइटिस मतलब नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है. फिर देखें दूसरी साइड्स पे आप मेनिंजिस को देखें कि मेनिंजाइटिस हो रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन्स बन रही हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट. वो हमारा ADH जो है वो काम नहीं करेगा. फिर देन आइज़ को देखें, वहाँ पे एंटीरियर यूवियाइटिस हो रहा है, सीका सिंड्रोम हो रहा है. सीका सिंड्रोम मतलब ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाएगी. देन लिम्फेडिनोपैथी हो रही है. फिर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लंग की एक चीज़ है बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. देन देखें कार्डिक हार्ट में क्या हो रहा है, कार्डिक एरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक, सडन डेथ. फिर स्प्लीन में क्या हो रहा है, उसमें भी स्प्लीनोमेगाली हो रही है. फिर
किडनीज़ में क्या हो रहा है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो रही है, हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है, रीनल स्टोन्स बन रहे हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देन ये देखिए, ये आपको लेग दिखाई हुई है जिसके ऊपर इरिथमा नोडोजम है, और इसके साथ साथ क्या होगा, आर्थ्रोपैथीज़ होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी। और ये नेज़ल क्यूटेनियस सार्कोइड भी देख लें। ये जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसको कहते हैं ल्यूपस पर्नियो, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखाए हैं कि पूरी बॉडी में क्या हो रहा है। देखिए आइज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, लिम्फ नोड्स, लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर, लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, स्किन के अंदर। तो ये आपने देखा कि कैसे पूरी सिस्टेमिक डिजीज़ है। दिस इज़ एरिथमा नोडोजम जो लेग्स के आगे बन जाता है। स्किन मैनिफेस्टेशंस, दिस इज़ द ल्यूपस पर्नियो जो आपने ऊपर देखा कि नोज़ के ऊपर क्यूटेनियस सार्कोइडोसिस होती है। समटाइम्स कभी कभार फेस पे आप ये नोट कर सकते हो। फिर स्किन डियंस देखें, पैरोटिड इन्लार्जमेंट देखें, लैक्राइमल ग्लैंड की इन्लार्जमेंट देखें, और पैरालिसिस कॉज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखें। देन बोन डिफॉर्मिटीज़ देखें। देन आप देखें बायोप्सी ऑफ द नोड्यूल देखें जिसमें आपको उसके ग्रैनुलोमास मिलेंगे। चेस्ट सीटी स्कैन देखें। ठीक हो गया। सो सार्कोइडोसिस कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन सिस्टम जैसे आपने देखा, लेकिन पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट इज़ मोस्ट कॉमन। फिर ऑक्यूलर, क्यूटेनियस, मायोकार्डियल, र्यूमेटोलॉजिकल, जीआईटी एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस कैन ऑल्सो अकर। Dermatological manifestations occur in 25% cases and they include जो हमने देखा ल्यूपस पर्नियो है, इरिथमा नोडोजम है, नॉन स्कारिंग, एलोपीसिया एंड पेप्यूल्स हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था कैप्लान से, मैं वहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर आपने किसी और जगह से पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ लें। डेविडसन की पिक्चर्स मैंने साथ में ऐड कर दी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कॉमनली सार्कोइडोसिस इज़ डिस्कवर्ड इन अ कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक पेशेंट। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, अदरवाइज़ यू हैव टू जस्ट रीड इट। ठीक है। तो कॉमनली सार्कोइडोसिस डिस्कवर्ड इन कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक पेशेंट था। उसके अंदर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कि हम उनका चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और हमें उसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है। ये हम देखते हैं नीचे। अब इसके टू डिस्टिंक्ट, अब आपको समझ आई कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, किस ऑर्गन में क्या क्या हो रहा है। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आते हैं टू डिस्टिंक्ट सार्कोइड सिंड्रोम्स होते हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए लॉफ्रेन सिंड्रोम होता है एक, और एक होता है हीरफॉर्ड वैन वॉल्डेनस्टॉर्म सिंड्रोम। ठीक है। तो सबसे पहले लॉफ्रेन सिंड्रोम में क्या होता है, स्किन, जॉइंट्स एंड लंग्स। सिंपल सी बात है। इसमें स्किन में क्या होगा, इरिथमा नोडोजम मिलेगा, जॉइंट्स में क्या होगा, आर्थराइटिस मिलेगा, लंग्स में क्या होगा, आपको हाइलर एडिनोपैथी मिलेगी, मतलब जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, हाइलर लिम्फ नोड्स, उनकी इन्लार्जमेंट मिलेगी। फिर हीरफॉर्ड जो है, वॉल्डेनस्टॉर्म सिंड्रोम जो है, उसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरोटिड की इन्लार्जमेंट मिलेगी। ये आपने ना अगर आई के लेक्चर्स मेरे लिए थे ना, तो हमने जब जोगी डिस्कस की थी ना उसके एमसीक्यूज़, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूवीआइटिस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एमसीक्यू एक डिस्कस किया था कि यूवीआइटिस जो है उसके केस में आपको हीरफॉर्ड सिंड्रोम मिलता है, जिसमें आपको पैरोटिड की इन्लार्जमेंट मिलती है और फीवर मिलता है और फेशियल पाल्सी मिलती है। पैरोटिड इन्लार्ज करेगा, फेशियल नर्व इफेक्ट होगी, फेशियल पाल्सी हो जाएगी, यूवीआइटिस हुआ होगा, साथ साथ फीवर हुआ होगा। तो ये दो हमारी सार्कोइडोसिस की चीज़ें होती हैं। तो लंग इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं कि 90% केसेस में होता है। हाइलर लेफ्ट पैराट्रेकियल एडिनोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ विद और विदाउट हाइलर लिम्फेडिनोपैथी कैन ऑल्सो बी द प्रेजेंटेशन। तो लंग्स में क्या क्या है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, लेफ्ट पैराट्रेकियल एडिनोपैथी है, और इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ विद और विदाउट हाइलर एडिनोपैथी। तो ये आपने याद रखना है इसकी इन्वॉल्वमेंट। तो ये हम टेबल्स डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सार्कोइडोसिस, वो बता रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक होता है तो एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे हमें मिल जाता है। लिवर टेस्ट फंक्शन इन्वॉल्वमेंट में मतलब एबनॉर्मल मिल जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं, एरिथमा नोडोजम हमें मिल सकता है, आर्थ्राल्जिया मिल सकता है,
ऑकुलर सिम्टम्स मिल सकते हैं, स्किन में हमें ल्यूपस पर्नियो मिल सकता है जो हमने नोज़ पे देखा। इसके अलावा सुपरफिशियल लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल सकती है। इसके अलावा अदर्स में वी हैव द हाइपरकैलेसीमिया मिल सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिटस, समझ आ रही है ना क्यों मिल रहा है, और क्रेनियल नर्व पाल्सीज़ हैं, कार्डियक एरिथमियाज एंड नेफ्रोकैल्सिनोसिस। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है साइकोडोसिस की, और ये हमने फिगर की फॉर्म में भी डिस्कस किया। अब ये आपने चेस्ट एक्सरे चेंजेस देखने नहीं है, ये आपकी स्टेजेस हैं, बहुत ही आसान है। देखिए स्टेज 1 जो है उसमें आपके पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, फिर आपकी जो है स्टेज 2 में पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ साथ, और स्टेज 3 में क्या होगा, पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे लेकिन बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी ख़त्म हो जाएगी, और फिर स्टेज 4 में पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो आपने ऐसे याद करना होता है किसी भी स्टेज को, स्टेज 1 याद रखें और स्टेज 4 याद रखें, तो दरमियान वाली खुदी हो जाती हैं। तो पहली स्टेज में ना आपको जस्ट एंड जस्ट पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स इंलार्ज मिलते हैं, और स्टेज जो आपकी 4 है ना उसमें तो पूरी फाइब्रोसिस हो जानी है। तो जो स्टेज 1 होती है वो ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसमें जस्ट आपको मतलब एरिथमानोडोसम और अट्रैल्जिया मिल सकता है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। स्टेज 2 में क्या होगा कि अब जो है ना बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ साथ पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स बन गए हैं ना, तो अब तो सिम्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहेगा ना, तो अब पेशेंट ब्रेथलेसनेस और कफ के साथ आएगा और लेकिन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। स्टेज 3 में क्या है कि खुद ब खुद ठीक होने वाली डिज़ीज़ नहीं रही, क्योंकि अब पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स नहीं है और लिम्फेडिनोपैथी भी ख़त्म हो गई है। ये समझ लें कि हमारी बॉडी ने फ़ाइट करना बंद कर दिया। लिम्फेडिनोपैथी यही होती है ना कि वहाँ पे बैक्टीरिया लड़ाई वगैरह चल रही होती है। अब जब लिम्फेडिनोपैथी ही ख़त्म हो जाएगी, इट मीन दैट कि अब रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, अब इन्फिल्ट्रेट्स बन चुके हैं। तो जो है यही डिफरेंस है स्टेज 2 और स्टेज 3 में, कि वहाँ पे आपको पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे थे स्टेज 2 में अलॉन्ग विद द बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी, और यहाँ पे स्टेज 3 में बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी ख़त्म हो गई है, सिर्फ पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स हैं। स्टेज 4 में देखें कि अब वेंटिलेटरी फेलियर होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कॉर्पल्मोनेल होगा। क्यों? क्योंकि अब फाइब्रोसिस हो चुकी है। समझ आ गई स्टेजेस के किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, बहुत ही आसान है। फिर आती है चेस्ट एक्सरे हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट एक्सरे जो होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, बहुत आसान। 4 स्टेजेस ऑफ डिजीज़ मिल सकती हैं। स्टेज 4 स्टेजेस आर नॉन प्रोग्रेसिव, तो विच इंक्लूड बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी, आपने ऊपर देखा हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, रेटिनोड्यूलर पैरेन्काइमा एंड रेटिकुलोन्यूक्लियर पैरेन्काइमा अलोन, और हनी कॉम्बिंग ऑफ द बायलेटरल लंग फील्ड्स विद फाइब्रोसिस। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेज है आपको कुछ भी मिल सकता है, जो कि हमने ऊपर स्टेजेस की फॉर्म में देखा है कि जस्ट आपको पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं, आपको लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, आपको जो है फाइब्रोसिस मिल सकती है, और इस तरह से। देन नेक्स्ट आता है, ये आपको नज़र आ रही है ये वाली बायहाइलर लिम्फेडिनोपैथी, मतलब दोनों साइड्स पे एक ये है और एक ये है। लिम्फेडिनोपैथी हुई है, इनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं, और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे ऐसे जगह जगह पे। तो ये आपका डिफ्रेंशिएटिंग होता है। तो ये इनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं, स्कारिंग है, ग्रेनुलोमास हैं। इसका यूक्यू आप देखें और आपको मतलब आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि नहीं। देखें 23 ईयर्स ओल्ड गर्ल प्रेजेंट्स द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और इसकी एज मैंने आपको बताई 20 to 40 ईयर्स में होता है। देन कंप्लेंट्स ऑफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब लंग्स के सिम्टम्स आ रहे हैं। पेनफुल नोड्यूलर रेडिश रैश है, मतलब स्किन की मैनिफेस्टेशन आ रही है। चेस्ट एक्सरे भी आपको नज़र आ रहा है, हाइलर फुलनेस, ट्रेकियो ब्रोंकियल बायोप्सी में क्या लार्ज एपिथेलॉइड सेल्स, जॉइंट सेल्स, ठीक है, मतलब ये आपको नज़र आ रहा है ग्रैनुलोमास बने हुए हैं, और ग्रैनुलोमास या तो टीबी में होते हैं या सार्कोडोसिस में आपको मिलते हैं, तो और भी जगहों पे होते हैं, लेकिन ये वाले हमने डिस्कस किया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साथ में आपको स्किन की मैनिफेस्टेशन जब आ जाती है लंग्स के साथ साथ, तो फिर आपने सार्कोडोसिस की तरफ जाना है इस तरह से। और नेक्स्ट इस कि उन्होंने पूछा डीडीज़ बताना है आपने, इसमें टीबी वगैरह लिखोगे ना, इसके यूक्यूज़ मैं आपको बाद में यूक्यूज़ का डिस्कस करवाती हूँ, और ट्रीटमेंट प्लान आपने बताना है इसका। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्लिनिकली आप डायग्नोस करते हो इसको, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जो आपने देखी उसकी, मतलब फेस को एग्जामिन कर लिया, ओवरऑल आइज़ को और सारा पैरोटेड को और ये सब कुछ, ठीक है। फिर आपने क्रेनियल नर्व पाल्सीज़ हैं तो उसको चेक कर दिया, फिर आपने जो है उसकी मतलब दूसरी चीज़ों को बॉडी के एरियाज़ को देखा, स्किन को देखा, और ग्रैनुलोमास लिम्फेडिनोपैथी वगैरह देख ली, और इस तरह से, ठीक है। तो क्लिनिकली आपने एग्जामिन कर लिया। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, रेडियोलॉजिकल, मतलब आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे, आप गैलियम स्कैन करवाओगे,
करवा लोगे। फिर फंक्शनल में क्या होता है कि वही सारे फंक्शनल जो आपकी हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि फंक्शनल सारे जो होते हैं स्पायरोमेट्री वगैरह, लंग वॉल्यूम्स वगैरह आपने चेक कर लेने हैं, कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट आपने लैब टेस्ट करवा लेते हैं जिसमें आपके CBC होता है, DLC होता है, और देन इसे स्किन टेस्ट होता है, बायोप्सी होती है। स्किन टेस्ट आप करवा लेते हो, फिर बायोप्सी करवाते हो। बायोप्सी आप करवा लोगे, लिम्फ नोड्स वगैरह इनलार्ज हुए हैं। हार्ट को चेक करने के लिए ECG करवा लोगे, आइज़ को चेक करने के लिए ऑफ्थैल्मोस्कोपी करवा लोगे, और उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्गन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होंगी। जैसे लिवर को है तो LFTs करवा लोगे, RFTs करवा लोगे, ये सब कुछ। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको जो जो मतलब ऑर्गन्स इन्फेक्ट हुए हुए हैं। तो यू हैव द क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, फंक्शनल, लैब टेस्ट, स्किन टेस्ट, बायोप्सी, ECG, ऑफ्थैल्मिक एग्जामिनेशंस एंड द ऑर्गन स्पेसिफिक जो आपकी लैब फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा। अभी हमने बात की कैल्शियम को क्या होता है, रेज हो जाता है, हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाएगा, इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ विटामिन डी। होता क्या है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो विटामिन डी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। विटामिन डी ज़्यादा होगा तो बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा, ब्लड में भी और यूरिन में भी। देन आपका एज जो होता है ना, ये एलिवेटेड हो सकता है 60% पेशेंट्स में ऑफ द सार्कोडोसिस। एज लेवल जो होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और जस्ट आपने बात याद रखनी है कि एज का लेवल ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एज का लेवल हम इसलिए नहीं करवाते कि जी हमारा एज लेवल इंक्रीज़ होगा तो इस पेशेंट को सार्कोडोसिस है, नहीं। ये हम फॉलो अप के लिए चेक करते हैं कि अगर इस एज का लेवल ज़्यादा हो रहा है हमारी ट्रीटमेंट की वजह से, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं हो रहा। अगर एज का लेवल कम हो रहा है विद द ट्रीटमेंट, मतलब प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए, उसकी प्रोग्रेशन चेक करने के लिए कि डिज़ीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर एज का लेवल कम हो रहा है विद ट्रीटमेंट, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है। तो ये दिस इज़ जस्ट फॉर द टू फॉलो अप फॉर द कोर्स ऑफ डिजीज़। फिर एबनॉर्मलिटीज़ इन द लिवर फंक्शन टेस्ट्स, ऊपर हमने बात की कि LFTs आप करवा लोगे, वो आपको मिल सकता है। और फिर दूसरी फाइंडिंग्स में आपकी जो है वो आप स्किन के टेस्ट करवा लेते हो, जिसमें स्किन एनर्जी टेस्ट है, PFTs हैं, वो आपको नॉर्मल में मिल सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस लेटर स्टेजेस में जो हो जाती है। All patients with suspected sarcoidosis should have the ophthalmic examination because uveitis and conjunctivitis, जैसे मैंने आपको बताया हीरफॉर्ड सिंड्रोम भी होता है, तो हमने वो देखना होता है। देन डायग्नोसिस आता है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस। तो इसकी जो सारी इन्वेस्टिगेशंस है ना, वो मैंने आपको पिक्चर की फॉर्म में एक स्लाइड भी शेयर कर दिया ऊपर, ये जो ऊपर दिखाई है, तो वो आपने देख लेनी है। अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ। डायग्नोसिस देखें, डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस जो है वो बायोप्सी पे होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो बेस्ट एक्यूरेट मेथड होगा डायग्नोसिस का, तो डैट विल बी बायोप्सी, जिसमें आपको नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे। और जब आपको नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे बायोप्सी पे, तो दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द सार्कोइडोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है कि 80% पेशेंट जो लंग इन्वॉल्वमेंट के होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, और सार्कोइडोसिस स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। जैसे हमने बात की, स्टेज 1 भी रिजॉल्व हो जाती है, स्टेज 2 भी रिजॉल्व हो जाती है। 20% ऑफ द पेशेंट जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ करते हैं विद द एंड ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज़। तो मतलब कि ये इसका थोड़ा सा प्रोग्नोसिस था। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि मतलब कि कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जिससे हम कोर्स ऑफ डिजीज़ को चेंज कर सकें, ये ठीक है। और जनरली इन द सेटिंग ऑफ ऑर्गन इम्पेयरमेंट हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स, जो कि आप हाई डोज देते हो फॉर 2 मंथ्स और फिर टेपरिंग डोज देते हो 3 मंथ्स। तो स्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। और देयर आर सर्टेन सिनेरियोज इन विच स्टेरॉइड्स आर मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल यूवेइटिस में हम स्टेरॉइड्स ज़रूर देते हैं। सार्कोइडोसिस इन्वॉल्विंग द CNS में देते हैं। जिनकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और जिनको जो है ना हाइपरकैलेसीमिया हो जाता है, तो 4 चीज़ों पे आपने स्टेरॉइड ज़रूर देने हैं। आपकी जब आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई पेशेंट का CNS इन्वॉल्व हो गया, पेशेंट की जो है वो हाइपरकैलेसीमिया हो गया और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो ये आपकी मैनेजमेंट का होता है कि एक्यूट डिज़ीज़ है मिनिमल और नो सिम्टम्स के साथ, सिंगल ऑर्गन डिज़ीज़ के साथ या मल्टी ऑर्गन डिज़ीज़ के साथ। तो अगर तो मिनिमल टू नो सिम्टम्स है ना, तो आपने देखना है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक, ऑक्यूलर, कैल्शियम, मतलब जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं कि अगर CNS, हार्ट और आइज़ और कैल्शियम अगर इन्वॉल्व हो गया, तो फिर आप जो है वो सिस्टमिक थेरेपी जो है वो करोगे अगर आपको एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो फिर नहीं करोगे। तो ये हमारी चीज़ होती है कि आपने इनके एबनॉर्मलिटीज़ के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। देन सिंगल ऑर्गन डिजीज़ है, अगर सिर्फ एक ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ को,
या लोकल स्किन को, तो फिर आप लोकलाइज चीज़ दोगे, क्या, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। अगर मल्टी ऑर्गन्स हो रहे हैं तो फिर सिस्टेमिक थेरेपी की तरफ जाओगे, और सिस्टेमिक थेरेपी हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज़ स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन, तो ये आप दोगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेपर करना होता है, शुरू में ज़्यादा देना होता है, बाद में कम देना होता है। और फिर जो है अगर आप नहीं स्टेरॉइड्स जो हैं उनकी जगह पे आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो, दैट इज़ मीथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड इज़ैथ्रोप्रिन। तो आपने इसी तरह ट्रीटमेंट लिखना है कि डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट को जो है वो क्या है, ठीक है, मतलब कि उसकी अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं तो फिर आपने ट्रीटमेंट करना है। अगर सिंगल है तो सिंगल ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, मल्टी ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट चेंज होगा। तो ये आपने डेविडसन की चीज़ें देख लेनी है जो डेविडसन पढ़ते होते हैं। डेविडसन कहती है कि जिसको इरिथ्रोमेटोजम एक्यूट इलनेस है वो एनसेड्स जो है वो रिसीव करें, लेकिन प्रेडनिसोलोन जो है वो स्टार्टिंग डोज 20 to 40 है, और ये जो है इमीडिएटली आपने यूज़ करनी है। कब, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है कि लेस फेवरेबल आउटकम जो है वो कब होता है, जब एज ओवर 40 है और परसिस्टेंट सिम्टम्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स हैं, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 3 ऑर्गन्स हैं, और ल्यूपस पर्नियो जो है ये आपका जो है ना अनफेवरेबल है। और इसके अलावा स्टेज 3 और 4 है ऑन द चेस्ट एक्सरे जो हमने देखा। तो दीज आर द लेस फेवरेबल। सो उन्होंने डीडीज़ आपसे पूछे थे, आप लिखते हैं टीबी, सार्कोडोसिस, कैट स्क्रैच, और मैनेजमेंट उन्होंने पूछा तो इस तरह से आप लिखेंगे कि अवॉइड द एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि आइज़ की इन्वॉल्वमेंट है, सन ग्लासेस पहन के जाएँ, सनस्क्रीन यूज़ करें क्योंकि स्किन ख़राब हो सकती है ना इसकी वजह से। फिर एनसेड्स यूज़ करने हैं, मैंने आपको बताया कि कब करने हैं, एक्यूट डिजीज़ में। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और एंटी टीएनएफ एजेंट्स हैं। और एंड पे आपका ऑप्शन क्या होता है जब फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे मैंने आपके लॉगरिथम बताया, आपने उस तरह लिख लें, और ये वाली चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा जो है वो होगा। फिर एक लाइन बताती हूँ स्टेप अप से, कार्डिक डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट्स बट इट इज़ नॉट अ कॉमन फाइंडिंग। इस टॉपिक को आपने जहाँ से भी रीड करना है ना, तो सारे पॉइंट्स मैंने इसी में कवर करवा दिए हैं, कोई पॉइंट आपका मिसिंग नहीं होगा इंशाल्लाह। और इरफान मसूद पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फ़ीमेल्स में ये सार्कोइडोसिस ज़्यादा कॉमन होती है। और इसके अलावा इरफान मसूद में लिखा हुआ है कि लिम्फोपीनिया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ इट। और इसके अलावा आपको जो है CD4 और CD8 का रेशो जो है वो ज़्यादा मिलता है इसमें, एक्टिव डिजीज़ में लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलते हैं आपको। फिर इसके अलावा है कि जो है आप इसकी जो चेस्ट एक्सरे करते हो, दिस इज़ फॉर द स्टेजिंग ऑफ डिजीज़, हमने बात कर ली है। इसका हॉलमार्क हमने डिस्कस कर लिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। ESR इसमें ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है ना वो हर जगह सेम है, कहीं भी डिफरेंट नहीं है कुछ। और इसमें आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट कैसे करना है, बेड रेस्ट वगैरह, और इंडिकेशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम कब देंगे वो आपको पता होना चाहिए। और पुअर प्रोग्नोसिस किस चीज़ पर होता है, कि कब हमें लगेगा कि अब पुअर प्रोग्नोसिस इस डिज़ीज़ का, वो हमने डेविडसन से लाइंस पढ़ ली हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सार्कोइडोसिस।